वेलकम स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं पता कि ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे किया जाता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में क्यों किया जाता है, और आपको अगर ट्रांसफार्मर के कोर लॉस या कॉपर लॉस कैसे निकालते हैं इसके बारे में नहीं पता है, तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है। ये हमारा लेक्चर 12 है ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पर्पस बताऊंगा आपको। सबसे पहला इसका पर्पस होता है टू फाइंड और टू डिटरमिन द इक्विवेलेंट impedance, resistance और reactance of both windings of ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आएंगे या रेजिस्टेंस आएंगे या रिएक्टेंस आएंगे, ये एक वाइंडिंग पर रिफर कर दिए जाते हैं। तो ये अगर प्राइमरी वाइंडिंग पर सबको रिफर कर दें तो ये हो जाता है Z01, ये हो जाता है R01 और ये हो जाता है X01। तो इस तरीके से इन क्वांटिटीज को हम फाइंड करेंगे इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। सेकंड जो हमारा पर्पस यहाँ पे हो जाता है ये है कि टू फाइंड और टू डिटरमिन द कॉपर लॉस एट फुल लोड पर भी हम निकाल सकते हैं या किसी दूसरे लोड पर, एट एनी लोड। ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं? कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड और एट एनी लोड। तीसरा जो पर्पस हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है वो ये है कि हम टोटल वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके कुछ कंडीशंस को देखेंगे। तो चलिए कंडीशंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस ध्यान में रखनी पड़ती है। तो पहली जो हमारी कंडीशंस है, देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए। इसमें जो हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। तो पहला है कि LV इज शॉर्ट सर्किट। ये सॉलिड शॉर्ट सर्किट होता है, सॉलिड वायर से इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। सेकंड, टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन सेकेंडरी या फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। सेकेंडरी नहीं, आप ये याद रखिए कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। एंड ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कनेक्टेड इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग में ही आपके सारे मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उनको कनेक्ट किया जाता है। जैसे ए यहाँ पर कनेक्ट किया गया है मीटर को, यहाँ पर वॉट मीटर कनेक्ट किया गया है और वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, और कहाँ पर किया गया है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग में। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में ही टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो ये हमारा था सर्किट कंडीशन। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये टेस्ट परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं वोल्टेज, लेकिन इस वोल्टेज को हम बहुत स्मॉल अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अब बता रहा हूँ प्रोसेस कैसे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम वी अप्लाई वोल्टेज, स्मॉल वोल्टेज, ये लगभग 5 to 10% होता है, 10% ऑफ फुल लोड प्राइमरी वोल्टेज। जो फुल लोड प्राइमरी वोल्टेज इस हाई वोल्टेज वाइंडिंग में लगाई जा सकती है उसका 5 to 10% ही हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं शुरुआत में, और उसके बाद यहाँ पर करंट को मॉनिटर करते जाते हैं, ये वाला करंट। और यहाँ पर भी एक एमीटर हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहाँ पर करंट को बताएगा कि कितना करंट हो रहा है। तो ये दोनों जो करंट है ये हमारा हो जाता है I1, ये है प्राइमरी करंट, और ये हमारा I2 हो जाएगा सेकेंडरी करंट। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सावधानी से इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो कॉशियसली सावधानी पूर्वक
cautiously we increase the voltage V1 को हम सावधानी से बढ़ाते हैं। तो जब इसको हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं और ये चेक करते रहते हैं कि I1 और I2 की, है ना, अप टू फुल लोड वैल्यू ऑफ करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या यूं कहें हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस वोल्टेज को हमने सबसे शुरू में स्मॉल अप्लाई किया, सबसे 5 to 10% ऑफ फुल लोड प्राइमरी वोल्टेज का हमने अप्लाई किया। अब इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए और ये दो करंट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के जो करंट हैं I1 और I2, तो इनकी जो फुल लोड वैल्यू होती है इन करंट्स की, तो वहाँ तक हम इस वोल्टेज को बढ़ाते गए। तो वहाँ तक जब हम बढ़ाते गए तो यहाँ एमीटर में जब हमको फुल लोड वैल्यूज़ मिल गई करंट की I1 और I2 की, तब हमने अपने टेस्ट को स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने का मतलब कि उसके आगे हमने वोल्टेज को नहीं बढ़ाया, और इस पोजीशन पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इस वोल्ट मीटर का रीडिंग, वाट मीटर का रीडिंग और एमीटर का रीडिंग। तो हमको SC डेटा मिल जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट डेटा कहते हैं इसे। तो SC डेटा मिलता है, जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं इनकी जो रीडिंग्स हमको इस पोजीशन पर मिलती है उसको SC टेस्ट डेटा कहा जाता है। और इसमें तीन चीज़ें होती है, एक वोल्टेज होता है जिसको शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कहा जाता है, जो कि प्राइमरी का वोल्टेज होता है जब हमारा LV शॉर्ट सर्किटेड है, तो उसको हम V1 बता रहे हैं यहाँ पे। और वॉट मीटर की जो रीडिंग है उसको हम WSC बोलते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है ना, पावर लॉस को बता रहे हैं। ये होता है हमारा WCO, कॉपर लॉस को बताता है ट्रांसफार्मर के। इसके बाद हम जो एमीटर में जो रीडिंग मिलती है उसको हम बोलते हैं ISC, और यहाँ पर मैं उसको माना हूँ I1। तो इस तरीके से हमको तीन डेटा शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर में मिलते हैं, ये हमको बहुत काम आते हैं। साथ में आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा दिमाग में कि देखिए यहाँ पर नो लोड लॉस क्यों नहीं हुआ, ठीक है, नो लोड लॉस या फिर आपका कोर लॉस क्यों नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड जो वोल्टेज होता है, अप्लाइड वोल्टेज V1, ये क्या होता है, वेरी स्मॉल, क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है, ठीक है। ये अप्लाइड वोल्टेज V1 बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर फ्लक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये जो फ्लक्स यहाँ पर सेटअप होता है कोर में, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फ्लक्स भी क्या होता है, वेरी स्मॉल, म्यूचुअल फ्लक्स इज वेरी स्मॉल। अब जब ये फ्लक्स बहुत स्मॉल होगा तो यहाँ पर जो करंट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, I0 की, दैट इज वेरी स्मॉल, ये भी बहुत स्मॉल होता है, और ये क्या होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। ये क्या होता है, नेग्लिजिबल वैल्यू का होता है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं I0 को। और आपको पता है कि नो लोड लॉस या कोर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, V1 इंटू I0 cos φ0। अब अगर यहाँ पे I0 को नेग्लेक्ट कर दें तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी W0 की, वो आपकी 0 वाट हो जाती है। इसलिए हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ये समझते हैं कि जो हमारा नो लोड लॉस है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 0 है इस शॉर्ट सर्किट कंडीशन के केस में। और सिर्फ ट्रांसफार्मर में क्या प्रेजेंट है आपका, तो क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कॉपर लॉस ही सिर्फ प्रेजेंट होता है। अब इसमें बात यह है कि देखिए यहाँ पर जो लॉस है सेकेंडरी साइड में, कॉपर लॉस, उसको तो हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। हम कहाँ का मेजर कर रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी का देख रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है डायग्राम से। तो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि हम क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होते हैं इधर के सेकेंडरी साइड के, उसको हम ले जाते हैं प्राइमरी साइड में, ट्रांसफर कर देते हैं, रिफर कर देते हैं, और सिर्फ प्राइमरी साइड का हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि लॉसेस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, हम ड्रॉ कर लेते हैं इसकी एक इक्विवेलेंट सर्किट। उससे पहले मैं आपको कुछ वोल्टेजेस के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो सेकेंडरी में टर्मिनल वोल्टेज होता है उसे मैं नाम दे रहा हूँ V2, और जो इंड्यूस्ड EMF है प्राइमरी के वाइंडिंग में वो होगा E1, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड EMF है उसे मैं नाम दे रहा हूँ E2।
और जो करंट आपका सेकेंडरी में फ्लो होता है उसे मैं नाम दे रहा हूँ I2, इसे मैं नाम दे रहा हूँ I2। क्लियर है? और I1 जो करंट है वो हमारा प्राइमरी में फ्लो हो रहा है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो चलिए हम प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी में हमारे पास क्या है? प्राइमरी में हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज V1 है, तो V1 हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके जस्ट बाद हमारे पास क्या मिलता है? हमको जो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है ये मिलेगा R1, और इसका जो रिएक्टेंस होगा, जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो होगा X1। और उसके बाद आपकी जो हमने क्या नो लोड जो लॉसेस है उसको तो नेग्लिजिबल माना है, तो यहाँ पे शंट ब्रांच कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो शंट ब्रांच को यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? जो वोल्टेज है E1 ये मिल जाएगा, ये E1 आपको यहाँ पे मिलेगा। अब क्या करेंगे? जो सेकेंडरी साइड से E2 है वो जब प्राइमरी साइड में रिफर होगा तो क्या हो जाएगा? वो E2 डैश, वो बदल जाएगा आपके E2 डैश में। ठीक है? और जब ये E2 डैश होगा तो इस E2 डैश का वैल्यू क्या होगा? E1 बाई के, सॉरी E2 बाई के हो जाएगा। और के क्या है? इस ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है जिसकी वैल्यू होती है N2 बाई N1। ये बराबर होगा E1 के, आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस है उसको आप लेकर आएंगे प्राइमरी में, तो वो हो जाएगा आपका R2 डैश। और फिर जो लीकेज रिएक्टेंस है सेकेंडरी वाइंडिंग का उसको आप लेकर के आएंगे तो वो आएगा X2 डैश। और उसके बाद जो वोल्टेज रहेगा आपका ये V2 को जब आप लेकर आएंगे तो ये बनेगा आपका V2 डैश। ठीक है? और V2 डैश जो होगा, ठीक है, इसके बाद एक शॉर्ट सर्किट जो हमने पहले देखा था ये शॉर्ट सर्किट रहेगा, और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2 डैश, जो कि बराबर होगा यहाँ पे जो करंट आ रहा था I1 बराबर I2 डैश के। तो इस तरीके से हमारा जो सर्किट है वो बन जाता है। इसका एक और हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं, जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर अपन V1 कंसीडर करते हैं और इसके आगे अपन R1 और X1 की जगह पे इसको अपन ये मान लेते हैं सीरीज में ही है ये, तो R1 प्लस R2 डैश को अगर अपन ऐड करें तो क्या बन जाएगा हमारा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर एज रिफर्ड टू प्राइमरी। ठीक है? तो R01 आ गया। और उसके बाद जो रिएक्टेंस है लीकेज रिएक्टेंस उसके साथ भी ऐसा करते हैं, X1 प्लस X2 डैश करते हैं तो यहाँ आ जाता है X01, और ये अल्टीमेटली क्या बनता है? Z01, मतलब ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी। तो ये हमारा बन जाता है। तो ये चारों जो पैरामीटर्स है ये यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद जो हमारा शॉर्ट सर्किट है वो बना दिया जाता है। ये हमारा शॉर्ट सर्किट बना दिया गया है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है V2 डैश इस तरीके से, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है V1, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये करंट है आपका I1 इज इक्वल टू I2 डैश। तो इस तरीके से जो पैरामीटर्स हमको मिल जाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में, वो पैरामीटर्स हमको आ जाते हैं R01, Z01 एंड X01। ठीक है? तो इसके बाद हमने ये अपना ड्रॉ कर लिया है इक्विवेलेंट सर्किट। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे कि इन पैरामीटर्स को हम जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जो डेटा हमने निकाला था, ये जो डेटा हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट का निकाला था VSC, WSC और ISC, तो इसकी सहायता से हम कैसे हमारा जो पहला गोल है, हमारा जो पहला पर्पस है इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट का वो है टू डिटरमिन द इक्विवेलेंट Z01, R01, X01 ऑफ बोथ वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये हम निकालेंगे। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं कि इन पैरामीटर्स की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो हमको जो SC के साथ डेटा मिलता है, SC टेस्ट का जो हमको डेटा मिलता है, जो हमको वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर में प्राप्त होता है, वो है आपका WSC एंड V1 एंड I1। तो ये तीन हमको चीज़ें मिल जाती है SC टेस्ट परफॉर्म करने से, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो इनके हेल्प से हम कैसे इन वैल्यूज़ को निकालें। तो आप इस सर्किट को गौर करिए, इसमें जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है, वो है आपका V1। ये क्या है? आपका वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज। और इसका जो इम्पीडेंस है, टोटल इम्पीडेंस है, वो है Z01, टोटल इम्पीडेंस। और इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो है I1। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ओम्स लॉ का यूज़ करते हुए हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। तो हमारा जो इम्पीडेंस आ जाता है वो होता है V1 बाई I1, मतलब कि VSC बाई ISC, ये हमारा हो जाता है Z01। तो Z01 हमारे लिए क्या है यहाँ पे?
इम्पीडेंस है ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब जो भी लॉसेस होंगी, जो भी कॉपर लॉसेस होंगी वो किसके कारण होंगी, इस रेजिस्टेंस R01 के कारण होंगी। तो हमारा जो कॉपर लॉस होगा वो क्या होगा, WSC या इसी को कहें WCO, और इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी I स्क्वायर R के फॉर्म में। तो I जो करंट फ्लो हो रहा है वो है यहाँ पर I1 का स्क्वायर इंटू जो रेजिस्टेंस टोटल यहाँ पर है वो है R01। तो अगर आपको R01 की वैल्यू निकालनी है तो आप R01 निकाल सकते हैं WSC डिवाइडेड बाई I1 स्क्वायर से। तो इस तरीके से आपका R01 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। और आपको पता ही है कि Z01 होता है रूट ऑफ R01 स्क्वायर प्लस X01 का होल स्क्वायर। तो यहाँ इस फॉर्मूले का आप यूज करते हुए आप क्या लिख सकते हैं, Z01 स्क्वायर इज इक्वल टू R01 स्क्वायर प्लस X01 का स्क्वायर। और यहाँ पर आप X01 कैलकुलेट कर सकते हैं बाई सब्सट्रैक्टिंग द Z01 स्क्वायर माइनस X01 R01 स्क्वायर। फर्दर इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा X01 इज इक्वल टू रूट ऑफ Z01 माइनस R01 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप X01 निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने R01 और X01 और Z01 की वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे कि हमने, अच्छा एक और मैं आपको बता देता हूँ कि पहला हमको क्या करना था, डिटरमिन ये इक्विवेलेंट निकालने थे, और दूसरा जो हमको डिटरमिन करना था वो था कि कॉपर लॉस क्या होगा। तो कॉपर लॉस आपके सामने है, जो दोनों वाइंडिंग्स में कॉपर लॉस होगा उसको हम एक साथ ये निकाल लिया है I1 स्क्वायर इंटू R01। तो इस तरीके से हमारा ये दो जो है ये कंप्लीट होता है। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था जो हमको डिटरमिन करना था SC टेस्ट के थ्रू, वो था टोटल वोल्टेज ड्रॉप। टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमको निकालना था। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप में स्टूडेंट्स हमको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे V1 वोल्टेज है और यहाँ पर ये ड्रॉप है और इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं इसको कि VSC, ठीक है, VSC इज इक्वल टू I1 इंटू Z01। यहाँ पर अगर आप ऐसा लूप लगाते हैं तो आपको इस तरीके से ये मिल जाएगा। ठीक है, ये किस तरीके से मिलेगा, ये प्लस माइनस, और इसका जो Z01 का होगा I1 इंटू Z01 प्लस माइनस, और V2 डैश तो जीरो ही है आपका क्योंकि सॉलिड शॉर्ट सर्किट है। तो V1 और I1 इंटू Z01 दोनों बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमको पता चला कि जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होता है ट्रांसफार्मर का, वो इस वोल्टेज से दिया जाता है VSC से। ये आपके वोल्ट मीटर में रिकॉर्ड होता है। वोल्ट मीटर जो आपका SC टेस्ट का जो डेटा होगा, ठीक है, SC टेस्ट का जो डेटा है आपके पास, उसमें होता है एक VSC, WSC और ISC। इसको हमने V1 बोला है, इसको WCU बोला है और इसको I1 बोला है। तो ये जो वोल्टेज है आपका, ये आपको बताता है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है I1 इंटू Z01, और WCU बताया जाता है आपको I1 स्क्वायर इंटू R01 से। ठीक है, और ये I1 आपका जो करंट फ्लो होता है वो है। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि कैसा इसमें इस तरीके का कैलकुलेशन होता है। साथ में आपको मैं कुछ डायग्राम्स भी बताऊंगा, फेजर डायग्राम है लास्टली। तो ये जो फेजर डायग्राम्स आप बना सकते हैं वो हम बता रहा हूँ। सबसे पहले आप I1 खींचिए, ठीक है, ये आपने I1 खींच लिया। अब I1 के डायरेक्शन में ही जो ड्रॉप होगा I1 R1 वो होगा। तो मैं यहाँ पर I1 R01 भी बना लेता हूँ। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर होगा आपका I1 X01, और ये जो आपका वैल्यू होगा ये होगा आपका Z01। ठीक है, तो इस तरीके का आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बना सकते हैं। इसको ज़्यादा क्लियर अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आप I1 ले लीजिए और I1 R1 बनाइए प्राइमरी के लिए। I1 R1 आपने बना लिया, फिर आप बना लीजिए I1 X1, ठीक है, परपेंडिकुलर, और इसके बाद आप बना लीजिए I1 R2 डैश। I1 R2 डैश आपने बना लिया, और उसके ऊपर आप बना लीजिए I1 X2 डैश। तो देखिए आपको दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पहला कि ये यहाँ पर जो बनेगा वो होगा आपका Z1 I1 Z1, और यहाँ पर जो आपका बनेगा वो होगा I1 Z2 डैश। अब अगर इसको कंबाइन कर दे, दोनों को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर कंबाइन करते हैं तो आपके पास बन जाएगा VSC इज इक्वल टू I1 इंटू Z01। तो इस तरीके से आप जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके लिए फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं बहुत ईजिली, फेजर डायग्राम। तो ये चीज़ें आपको
शॉर्ट सर्किट टेस्ट में काम आएंगी। ये CSVTU और SSC JEE दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ट से रिलेटेड आते हैं, तो चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से पहले हम थोड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाई ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इज इन KVA। ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है वो KVA में क्यों होती है? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी इक्विपमेंट की जो रेटिंग होती है वो रेटिंग दी जाती है कि वो किस टाइप के पावर को कंज्यूम करता है, विच टाइप ऑफ पावर इट कंज्यूम्ड, मतलब वो किस तरीके के पावर को कंज्यूम कर रहा है। तो आपको जैसे कि पता है कि जैसे आपका जो फैन है घर में वो क्या कंज्यूम करता है, वॉट में कंज्यूम करता है, बल्ब जो होता है आपका वॉट में कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से उनका जो रेटिंग है वो वॉट में दिया जाता है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो जो कंज्यूम करता है, तो ट्रांसफॉर्मर तो आपको पता है कंज्यूम नहीं करता, वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, पावर का ट्रांसफर करता है। एक सर्किट में दूसरे सर्किट में पावर का क्या करता है, ट्रांसफर करता है, पावर ट्रांसफर करता है। तो जब ये पावर ट्रांसफर करता है तो ये आपका जो पावर है उसको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये क्या कंज्यूम किया, इसने कंज्यूम क्या किया, इसने कुछ कंज्यूम नहीं किया। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं, लॉसेस। तो इनका जो पावर लॉस होता है यही इसका कंजम्पशन है। तो इसके जो लॉसेस है उसके रिस्पेक्ट में इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग को डिफाइन किया गया है KVA में। तो आपको पता है कि इसमें जो दो लॉसेस होते हैं, एक होता है आपका कोर लॉस जिसमें हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस होते हैं, और दूसरा होता है आपका कॉपर लॉस। और आपको ये मैं बता दूं, जो कॉपर लॉस होता है वो I²R के फॉर्म में होता है। तो मतलब ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन करंट पर डिपेंड करता है। और जो कोर लॉस है दैट इज डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज, ये किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि कितना हमने वोल्टेज अप्लाई किया उसके ऊपर कोर लॉस डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर कहीं पर भी पावर फैक्टर का टर्म नहीं है, मतलब कहीं पर भी पावर फैक्टर हमारा इन्वॉल्व नहीं है। पावर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होने के कारण जो हमारा पावर लॉस होता है वो होता है वोल्टेज इनटू करंट, और इसके साथ कोई भी पावर फैक्टर का टर्म यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें क्या लोड है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमारा जो रेटिंग दिया जाता है ट्रांसफार्मर का वो दे दिया जाता है VI, मतलब कि वोल्ट एम्पियर से। वोल्टेज के लिए उसका यूनिट वोल्ट यूज करते हैं और करंट के लिए उसका यूनिट एम्पियर यूज किया जाता है। और इसमें जो K लगा होता है उसका मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। किलो का मतलब होता है 1000 वोल्ट एम्पियर। तो ये एक मतलब वैल्यू है, नंबर है, मतलब इसके जो वैल्यू को बढ़ाता है 1000 से गुणा कर देता है अगर KVA लगा हुआ है। तो अगर आपके पास 5 KVA का ट्रांसफार्मर है इसका मतलब होता है 5000 KVA। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है, KVA में क्यों दी जाती है। चलिए अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमको सबसे पहले अपने गिवन डेटास फाइंड करने पड़ेंगे और क्या निकालना है वो पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि 30 KVA का ट्रांसफार्मर है और इसके साथ वोल्टेज क्या है, तो हाई वोल्टेज क्या है इसमें 6000 है और लो वोल्टेज क्या है इसमें 230 वोल्ट है। और ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है R1 ये है 10 ओम, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस है जो रिफर किया गया है प्राइमरी में, मतलब उसको बोलेंगे R2 डैश, ये दिया है 10.8 ओम। साथ में प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस जो है X1 ये है 16 ओम, और इसमें साथ में दिया है सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी, मतलब कि X2 डैश की वैल्यू दी हुई है 18 ओम। और इसमें हमको कैलकुलेट करने बोला है नेग्लेक्टिंग नो लोड करंट। देखिए नो लोड करंट को नेग्लेक्ट करने बोला है, मतलब आपको पता है कि जो I1 होता है प्राइमरी करंट, ये दो करंट का फेजर सम होता है, एक होता है I0 और दूसरा होता है I2 डैश। तो I0 जो होता है वो आपका नो लोड करंट होता है और I2 डैश होता है काउंटर बैलेंसिंग करंट। तो अगर इसमें इसको नेग्लेक्ट कर दे तो हमारा जो I1 है वो इक्वल टू हो जाता है I2 डैश के, जो हम अभी अभी देखें। तो यहाँ पर जो नो लोड करंट है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है, इसका मतलब हमारा जो प्राइमरी करंट है वो I2 डैश के इक्वल है। द वोल्टेज टू बी अप्लाइड टू द प्राइमरी टू सर्कुलेट फुल लोड करंट, द वोल्टेज टू बी अप्लाइड टू द प्राइमरी टू सर्कुलेट फुल लोड करंट। जो वोल्टेज हम प्राइमरी में अप्लाई करते हैं ताकि फुल लोड करंट सर्कुलेट हो, जब हमारा शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किट हो, तो उस टाइम पर जो वोल्टेज है उसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। द वोल्टेज टू बी अप्लाइड टू द प्राइमरी टू सर्कुलेट फुल लोड करंट व्हेन सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड,
तो हमको क्या निकालना है, VSC या V1 की जो वैल्यू होती है वो फाइंड करना है, ठीक है। और क्या बोला है, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट, हमको पावर फैक्टर भी निकालना है, पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कंडीशन पर हमको पावर फैक्टर की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये टू फाइंड है, हमारा VSC निकालना है और हमको पावर फैक्टर की वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले R01 फाइंड कर सकते हैं। R01 मतलब R1 प्लस R2 डैश। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20.8। साथ में आप X01 भी फाइंड कर सकते हैं, X1 प्लस X2 डैश करके, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी वैल्यू 34 ओम। इन दोनों को ऐड करने से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको Z01 निकालना पड़ेगा, जो Z01 होगा रूट ऑफ 20.8 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टाइप का कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 39.8 ओम, इस तरीके की वैल्यू मिलेगी। और साथ में आपको जो पूछा गया है फुल लोड सेकेंडरी करंट, फुल लोड सेकेंडरी करंट भी आप निकाल सकते हैं। फुल लोड सेकेंडरी करंट हो जाएगा आपका I2, और I2 दिया जाएगा जो आपका 30,000, जो आपने जो रेटिंग दी है ट्रांसफार्मर की, डिवाइड बाई आप करेंगे 230 वोल्ट, क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम सेकेंडरी मान रहे हैं इस केस में। लो वोल्टेज वाइंडिंग हमारी सेकेंडरी है और प्राइमरी हमारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग का जो वोल्टेज है 230 यहाँ पर रखेंगे तो हमको जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिलेगी 130.4 एम्पियर। 130.4 एम्पियर हमको मिल जाता है, और के की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 230/6000। तो 230/6000 करेंगे तो 23/600 आ जाएगा, और ये आपकी हो जाएगी के की वैल्यू। अब आपको निकालना होगा प्राइमरी करंट। तो प्राइमरी करंट I1 कैसे निकालेंगे, I1 हो जाएगा आपका I2 डैश के बराबर है, जैसा कि हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है। और I2 डैश होता है K इंटू I2, और K की वैल्यू आपको पता है 23/600 है, और I2 की वैल्यू हमने निकाली है 130.4 एम्पियर। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में रख करके, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर अप्रॉक्स। 5 एम्पियर आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू 5 एम्पियर निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है VSC निकालने का। VSC हमने देखा था ये क्या होता है, I1 इंटू Z01, जो ड्रॉप है, टोटल ड्रॉप है, वो VSC से दिया जाता है। तो हमको यहाँ पर I1 की भी वैल्यू पता है और Z01 की भी वैल्यू पता है, तो I1 की वैल्यू हम 5 रख देंगे, और Z01 की जो वैल्यू है वो यहाँ से 39.8 रख देंगे। तो जैसे ही आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 199 वोल्ट, मतलब 199 वोल्ट आपको VSC मिल जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको 199 वोल्ट की आवश्यकता होगी। साथ में हमको अगर पावर फैक्टर निकालना है तो आपको पता ही है, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का R/Z के फॉर्म में। तो यहाँ पर cos phi करके पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। R क्या है हमारा R01, और Z है आपका Z01। तो R01 की वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर 20.8, और Z01 की भी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो Z01 की वैल्यू हमारी है 39.8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.675। तो इस तरीके से हमको जो आंसर है वो मिल जाता है 0.675 पावर फैक्टर, और जो वोल्टेज है VSC वो मिल जाता है 199। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में जा करके आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। आपको विद इन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम एक और न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए 200/400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में आपको पता ही है, इसमें एक होता है R01 और एक होता है आपका X01। लेकिन चूंकि यहाँ पर OC टेस्ट डेटा को भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर OC टेस्ट डेटा से एक और हम बना लेंगे यहाँ पर, जो होगा हमारा शंट ब्रांच, जिसमें होता है R0 और होता है X0। तो जब दोनों टेस्ट के डेटा दिए हो तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो दो टाइप के टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक और यहाँ पे होता है, ये होता है V2 डैश जो वोल्टेज है, और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है उसको हम V1 मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो होता है वो I0 होगा, और इसमें आएगा IW, और इसमें आएगा I म्यू। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी X0, और यहाँ पर आएगा R0, ये होगा R01 और ये होगा X01।
तो हमको कुल मिला करके ये चार जो वैल्यूज़ हैं ये पता करनी है, R0, X0, R01 और X01। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए 200 बाई 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट डेटा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है इस ट्रांसफार्मर का जिसका रेटिंग दिया है 200/400 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट दिया है और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो 400 वोल्ट दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी में मान रहा हूँ, LV साइड को मैं प्राइमरी मान रहा हूँ और HV साइड को मैं सेकेंडरी मान रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग पर ही क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है ना। सेकेंडरी वाइंड क्या माना है, हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज पर ही क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। और LV साइड पर मतलब लो वोल्टेज साइड पर ही आप क्या किया जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो इसलिए मैं इसको प्राइमरी मान रहा हूँ और इसको सेकेंडरी मान लेता हूँ और इस तरीके से मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज व्हेन डिलीवरिंग 5 किलोवाट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। यहाँ पर बोल रहा है कि हमको सेकेंडरी वोल्टेज भी निकालना है जब 5 किलोवाट का जो पावर है उसको 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर डिलीवर किया जाता है। साथ में प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट। अगर प्राइमरी वोल्टेज 200 वोल्ट हो तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज निकालना है अगर वो 5 किलोवाट का जो पावर है उसको 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर डिलीवर कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप दो जो टेस्ट डेटा दिया उससे आप करिए। सबसे पहले आप देखते हैं फ्रॉम OC टेस्ट डेटा। तो फ्रॉम OC टेस्ट डेटा हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास 200 वोल्ट VOC पता है, ओपन वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, और I0 नो लोड करंट पता है और यहाँ पर W0 पता है। हमको पता है कि W0 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V1 I0 cos phi 0। तो यहाँ से हम cos phi 0 निकाल सकते हैं क्योंकि V1 I0, V1 मतलब VOC और I0 की वैल्यू हमको पता है, साथ में W0 की वैल्यू भी पता है। तो चलिए रख देते हैं हम फॉर्मूले में। तो cos phi 0 हमारा आ जाता है W0 डिवाइड बाई V1 इंटू I0। तो ये हमको देता है W0 हो जाएगा 70 वाट डिवाइडेड बाई 200 इंटू 0.7। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास cos phi 0 आ जाएगा 0.5। तो 0.5 आपकी जो वैल्यू है वो मिल गई आपकी, cos phi 0 की 0.5 वैल्यू मिल जाती है। ये होता है नो लोड पावर फैक्टर, आपको मिल गया। अब इसके बाद आपको वर्किंग करंट निकालना है और आपको मैग्नेटाइजिंग करंट निकालना है। क्यों? क्योंकि आपको R0 फाइंड करना है और X0 फाइंड करना है। तो R0 होगा आपका V1 बाई IW और X0 होगा V1 बाई I म्यू। तो यहाँ पर जैसे ही आप इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, क्योंकि V1 की वैल्यू तो हमको पता है, ये दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो IW की निकालनी पड़ेगी। तो IW की वैल्यू होती है I0 cos phi 0। तो I0 आपको पता है कि 0.7 दिया हुआ है इंटू cos phi 0 की वैल्यू है 0.5, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर इसका हाफ, तो 0.35 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगी वैल्यू IW की और इसको यहाँ रख देंगे 0.35 को, तो आपको R0 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो R0 की जो वैल्यू आपको मिल जा रही है वो है 571.4 ओम। आप कैलकुलेटर से चेक करिएगा प्रॉपर। और I म्यू आपको मिल जाएगा I0 sin phi 0। तो यहाँ पर जो I0 की वैल्यू है 0.7 है और sin phi आपका हो जाएगा √1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो होगा, बता देता हूँ मैं आपको आंसर, आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। मैं एक साथ में कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई तो आप देख लीजिएगा, कमेंट में मेंशन करिएगा। तो आपको यहाँ पर जो I म्यू की वैल्यू है वो मिल जाती है 0.606 एम्पियर। और जब आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं 0.606, तो आपको जो वैल्यू मिल जाती है X0 की वो मिल जाती है 330 ओम। तो इस तरीके से हमने R0 और X0 को फाइंड कर लिया है और इसके बाद हमारा जो SC टेस्ट का डेटा है वो हमारा काम आएगा। तो SC टेस्ट का जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1, इसमें चला गया I0 और यहाँ पर आएगा I2 डैश। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2 डैश। तो इस तरीके से हम आगे SC डेटा से कंसिडर करते हैं। तो SC टेस्ट का जो डेटा है, SC टेस्ट का जो डेटा है उसको हम देख लेते हैं। तो SC टेस्ट के डेटा में दिया 15 वोल्ट, मतलब आपको VSC की वैल्यू दी हुई है 15 वोल्ट और साथ में I2 डैश की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10 एम्पियर। और WSC या WCU की जो वैल्यू है, कॉपर लॉस दिया हुआ है 85 वाट। तो इस तरीके से हमको 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं टेस्ट में, SC टेस्ट के जो डेटा है उसमें। लेकिन यहाँ पर एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने लायक यहाँ पर हो जाती है कि देखिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो हमारा
एससी टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, उसको हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर किया जाता है। लेकिन जब भी हमने हाई वोल्टेज वाइंडिंग कंसीडर की है तो उसको प्राइमरी साइड कंसीडर किया हुआ है और हम हमेशा R01 और X01 ही वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस डेटा से जो वैल्यू कैलकुलेट होगी हमारी, वो हमेशा किस में आएगी, हमारी 2 में आएगी, 2 सबस्क्रिप्ट में आएगी। जैसे कि X02 आएगा, R02 आएगा और Z02 आएगा। क्यों, आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम इसको सेकेंडरी माने हैं इसलिए सिर्फ। तो ये वैल्यू जो आएगी इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा X01 में। जैसे कि आपको बता देता हूँ, X01 हो जाएगा हमारा X02, ठीक है, डिवाइड बाई के स्क्वायर। फिर आपका आ जाएगा R02, ये मिल जाएगा आपको, है ना, R01 मिलेगा, R01 मिलेगा R02 डिवाइड बाई के स्क्वायर से। वैसे ही Z01 भी मिल सकता है Z02 बाई के स्क्वायर से। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आपको मिल सकती हैं। तो ये हमको निकालना है, ठीक है। लेकिन हमको एससी टेस्ट का जो डेटा है उससे हमको ये सब वैल्यूज़ मिलेगी, तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। तो चलिए हम सबसे पहले Z02 निकाल लेते हैं। ये होगा VSC डिवाइड बाई I2 डैश। तो आपको ये मिल जाएगा 15/10 और ये हो जाएगा 1.5 ओम। तो 1.5 ओम इसको आपको मिल जाएगा। और के की वैल्यू है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की जो वैल्यू होगी वो होती है सेकेंडरी वोल्टेज बाई प्राइमरी वोल्टेज। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2, 400/200 करने पे 2 वैल्यू आ रही है। तो आप अगर Z01 निकालते हैं तो Z01 आ जाएगा आपका 1.5/2 स्क्वायर, 1.5/4। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो है 0.375 ओम। ये आपको मिल जाती है Z01। तो यहाँ पर Z01 आपको मिल गया है। इसके बाद और क्या हम निकाल सकते हैं, हमको पता है कि जो I2 डैश स्क्वायर इंटू R02 है, मतलब कॉपर लॉस है, ठीक है, WCU, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी है बताइए। कॉपर लॉस हमको 85 दिया हुआ है, इक्वल टू I2 डैश हमको दिया है 10 एम्पियर, तो 100 हो जाएगा वो स्क्वायर करने पर, और R02 यहाँ से निकल जाएगा। तो R02 हमारा आ जाएगा 85/100, तो यहाँ पर मिल जाएगा 0.85 ओम। तो फिर R02 हमको मिल गया, तो R01 भी निकाल सकते हैं। तो 0.85/4 कर देंगे, जिसे यहाँ पे हमने फार्मूला पहले ही बना लिया है, तो वो हम कर लेंगे। सॉरी, इस तरीके से आपको दिखने लगेगा ये, ठीक है। इसमें जब आप कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए आपको वैल्यू आ रही है 0.21 ओम। तो 0.21 ओम आपको वैल्यू आ गई। अब देखिए आपको X01 निकालना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि X01 आप कैसे निकाल सकते हैं, रूट ऑफ Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट वैल्यूज रख दीजिए, तो आपको आ जाएगा Z01 जो है आपका 0.375 का स्क्वायर माइनस R01 मतलब 0.21 का स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेटर में रखेंगे, आप रखते भी जाइए, आपको जो वैल्यू आएगी X01 की आएगी और वो होगा 0.31 ओम। इस तरीके से आपको X01 और R01 की वैल्यू मिल जाएगी, साथ में Z01 की भी वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था इक्विवेलेंट सर्किट, वो तो हमने बना लिया है। और इक्विवेलेंट सर्किट के बाद हमको जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज व्हेन डिलीवरिंग 5 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। मतलब हमको सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है जब हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 5 किलोवाट के लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर। तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रांसफार्मर का जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है सेकेंडरी साइड से। अगर ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ अलग से, ठीक है। एक और पेज हम ले लेते हैं, इसको अपोजिट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है इस तरीके से, और इस ट्रांसफार्मर में, ठीक है, सेकेंडरी साइड से लोड को जोड़ा गया है, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी साइड है, यहाँ पर एक लोड को हमने जोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो इम्पीडेंस Z02 है वो आ रहा है, और यहाँ पर जो करंट है I2 डैश ये आ रहा है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है E2 है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है V2 है। तो आपको ये बोल रहा है कि ये I2 करंट आप निकाल लो, जो पावर दिया है और उसका जो पावर फैक्टर दिया है वहाँ से, और जब आप इसमें निकाल लेंगे तो आपको जो V2 है वो कितना आ रहा है वो पूछा गया है। तो V2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो V2 की जो वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो V2 की जो वैल्यू हमको निकालनी है वो क्या होगा कि जब हम E2 में माइनस कर देंगे हमारे ड्रॉप को, जैसे कि हमारे पास जो वोल्टेज दिया हुआ है 400 दिया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेटिंग में जो वैल्यूज़ हैं, देखिए रेटिंग में जो वैल्यू हमारी क्या है 200/400, मतलब कि जो प्राइमरी का जो वोल्टेज है यहाँ पे वो है आपका 200 वोल्ट,
और जो सेकेंडरी में वोल्टेज है आपका वो है 400 वोल्ट यहाँ पर। लेकिन जो टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, ये ड्रॉप को माइनस करने पे पता चलेगा। तो ये जो ड्रॉप हम निकालते हैं जब हमको पावर फैक्टर पता है, उस केस की बात कर रहा हूँ। तो जो हमको ड्रॉप निकालना पड़ता है, तो मैं आपको ड्रॉप का जो फॉर्मूला होता है वो अच्छे से बता देता हूँ। टोटल ट्रांसफॉर्मर ड्रॉप एज रिफर्ड टू सेकेंडरी में जब हम रिफ़र करते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो टोटल ड्रॉप होता है वो कैसे दिया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ड्रॉप जो होगा I2 करंट इंटू R02 इंटू कॉस फाई 2 जो आपको दिया हुआ है अभी, प्लस क्योंकि लैगिंग है इसलिए प्लस हो रहा है X02 इंटू साइन फाई 2। तो इसमें जब आप वैल्यूज़ रखेंगे तो आ जाएगा आंसर। जो करंट है आपका वो कितना है बताइए, तो वो करंट हमको निकालना पड़ेगा लोडिंग से। तो 5 किलोवाट का लोड आपको लगा हुआ है, तो आपका ये हो गया 5000, ठीक है। और नीचे पावर फैक्टर आपको दिया है 0.8 और जो वोल्टेज है वो है 400। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, और I2 की जो वैल्यू आ रही है वो है 15.6 एम्पियर। एक्चुअल में ये होता है P = VI cos फाई। तो यहाँ पर जो I है वो हम निकाल लेते हैं P/V cos फाई करके, तो वो मैंने किया हुआ है। तो आपको 15.6 एम्पियर जो वैल्यू मिल जाएगी, इंटू इसमें होगा 15.6 इंटू R02 की वैल्यू हमने पहले भी निकाली हुई है, वो कितनी है आपकी 0.85 है, आप देख लीजिएगा, इंटू cos फाई 2 जो आपका आ रहा है, जो दिया हुआ है पावर फैक्टर वो दिया है 0.8, प्लस X02 जो आपके पास दिया हुआ है वो है 1.24, ठीक है। X02 हमने नहीं निकाला था, इसमें आपका जो X01 हमारा आया हुआ था उससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो X02 वहाँ से आ जाएगा, इंटू आप करेंगे 0.6, जो साइन फाई 2 होगा वो हो जाएगा 0.6। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा 22.2 वोल्ट। तो ये जो 22.2 वोल्ट है ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप है। तो अगर आपको सेकेंडरी का जो वोल्टेज निकालना है, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल या लोड वोल्टेज कहते हैं, टर्मिनल या फिर लोड वोल्टेज आपको निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, तो वो आपका हो जाएगा जो वोल्टेज हमारा पहले से था रेटिंग में 400 माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाला 22.2। तो इस तरीके से जो आंसर आपका कैलकुलेटर पे रखने पे आ जाएगा 377.8 वोल्ट। तो इसकी जो वैल्यू है जो वोल्टेज की वो ये निकल आती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे फेसबुक ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। तो इसको आप जा कर के यहाँ पर अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं और आपको रिप्लाई किया जाएगा आपके डाउट से रिलेटेड। साथ में कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे जो आपके कंसेप्ट को और इम्प्रूव करेंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, और ज़रूर लाइक करिए। कोई सजेशंस है तो वो कमेंट पर दीजिए, हम दोनों एक दूसरे को मिलकर इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बताएंगे वीडियो के बारे में सजेशन, तो मैं अपने वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया स्टूडेंट्स तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर 13 ऑफ ट्रांसफार्मर में। धन्यवाद।